हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लाम स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास का नाम था बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस क्या क्या है, उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लास नंबर फर्स्ट में हुई थी। क्लास नंबर सेकंड में क्या हुआ था? क्लास नंबर सेकंड में मनी ये टॉपिक उठाया गया था, उसका मीनिंग देखा गया था, उसकी डेफिनेशन देखी गई और उसके कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटीज़ या विशेषताएं कह लें या फिर गुण कह लें। ठीक, तो ये क्लास नंबर 2 में हुआ था। अब क्लास नंबर 3 आज होगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप क्लास नंबर 1 नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लास नंबर 2 में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 देखेंगे तो आपको 3 में आने का आवश्यकता होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप क्लास नंबर फर्स्ट देखें। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यही जो है यही का पार्ट 3 है मनी का। उसका है फंक्शंस ऑफ मनी, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम में, तो इसको बहुत ही डिटेल और गहराई से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमने PDF भी अटैच किया है। ओके, दिखाते हैं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक, फंक्शंस ऑफ मनी हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, प्रोफेसर चैंडलर का कथन है, आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का केवल एक मौलिक कार्य है माल तथा सेवाओं के लेन देन को सरल बनाना। ठीक, अब इसके कार्य देखते हैं। ठीक, प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य, ठीक, या विविध कार्य या अन्य कार्य, एक एक से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी फंक्शन, यानी कि प्राथमिक कार्य या मुख्य कार्य। ठीक, प्राथमिक कार्य देखिए, सबसे पहला क्या है उसमें? विनिमय का माध्यम पढ़ते हैं। अब विनिमय के माध्यम में आपको बता दें कि जैसे आजकल हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, जैसे उत्पादक जो है थोक विक्रेता को माल बेचता है, बदले में क्या प्राप्त करता है? मुद्रा प्राप्त करता है। थोक विक्रेता क्या है? फुटकर विक्रेता को व्यापारी को सामान देता है, बदले में मुद्रा प्राप्त होता है। तो आजकल क्या हो गया है कि हम सामान जो है वो देते हैं और क्या प्राप्त करते हैं? मनी प्राप्त करते हैं। तो विनिमय के माध्यम का कार्य है। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है, मुद्रा के बिना वर्तमान विनिमय व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है, ऐड कर सकते हैं अपने। आप जब इसे एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, आप समझ लीजिए अच्छे से, बहुत केयरफुली होइए, इसलिए हम आपको एक एक चीज़ अच्छे से बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा है मूल्य का मापक। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं मूल्य के मापक का। मुद्रा का दूसरा कार्य है समाज में उत्पन्न अथवा प्रस्तुत सब सेवाओं का मूल्य मापन करना। जिस प्रकार भौतिक वस्तु के नाप तोल अथवा लंबाई चौड़ाई आदि ग्राम, मीटर में नापी जाती सब वस्तुओं के मूल्य एकमात्र माप मुद्रा में वास्तव में कार्य के बिना भी विनिमय संभव नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले ग्राहक क्या करता है? ग्राहक उस वस्तु का मूल्य जानना चाहता है। ठीक, जैसे कि मुद्रा में जैसे 20 रुपये मीटर, 30 रुपये लीटर, 40 रुपये किलोग्राम आदि बताया जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति एक निश्चित कर लेता है कि अमुक वस्तु मात्रा में, इतनी मात्रा में खरीदना है। तो इस प्रकार की मुद्रा हिसाब इकाई के रूप में कार्य करती है। दूसरे शब्द में वर्तमान समय में समुचित क्रय विक्रय व्यवस्था का आधार क्या है? मुद्रा है। तो इस प्रकार से इसमें यह है कि मूल्य के मापक हैं। जिस तरीके से वस्तु तो सेवाओं का होता है, उसी तरीके से मुद्रा का भी होता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं, तो दुकान वाला बताता है 10 रुपये का है, ये 20 वाला है, कई वैरायटी होती है, 30 वाला है। तो हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हमारे पास पैसे कम है तो चलो 10 ही वाला लेते हैं। लेकिन ठीक, हमारे पास पैसे हैं, हम सोचे ले लेते हैं, तो हम 30 वाला लेंगे। हम अपनी क्या करेंगे? हम अपनी उस वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हम सोचेंगे। तो हमारे जो हम लोग क्या है? कंज्यूमर है। तो इस तरीके से सोच से उसका मूल्य मापक, इसी तरीके से मुद्रा का एक द्वितीय कार्य, मुख्य कार्य का जो दूसरा पॉइंट है मूल्य मापक,
ठीक, आपको उदाहरण में इसी तरह प्रेजेंट करना होगा। ठीक, विनिमय का माध्यम होगा मूल का मापक। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन स्थगित भुगतानों का आधार, मतलब जैसे कि क्या होता है कि कोई भी पेमेंट होते हैं, जैसे कि हम छोड़ देते हैं या फिर कहते हैं कि स्थगित कर देते हैं, उन्हें रोक देते हैं, उनको क्या करते हैं बाद में किस्तों में, यानी क्या इंस्टॉलमेंट में और प्लस इंटरेस्ट ऐड करके उनको पेमेंट किया जा सकता है। ठीक, तो इसके क्या हुए, ये हुए स्थगित भुगतानों का आधार, यानी मुद्रा के सहायक कार्य। पढ़ते हैं आज का सारा आर्थिक ढांचा शाख पर आधारित है। शाख आधार मुद्रा के रूप में होता है। उधार देते समय ब्याज की दर तथा भुगतान की किस्तें मुद्रा में ही निश्चित की जाती हैं, जिससे ऋणी यह निश्चित रहता है कि उसे कब और कितनी राशि चुकानी। इस संबंध में स्मरण रहे कि भावी भुगतान को उचित आधार तभी रह सकती है जबकि मूल में समानता स्थिरता रहे और अन्य वस्तुओं की तुलना में मुद्रा की जो मूल्य में स्थिरता अधिक रहती है। ठीक है, तो इस तरह स्थगित भुगतानों का आधार हुआ। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक, उसके बाद हम देखते हैं मूल्य संचय का साधन। ठीक, हम क्या, अब देखो हम वस्तु मनी को क्या करते हैं, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो इससे हमारा प्रॉफिट होगा। हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं ना, जैसे कि हमको कपड़े खरीदने हैं, ठीक, क्या करने खरीदने, कपड़े खरीदने। हम सोच रहे हैं कि पहले 200 300 इस तरीके से जितने का हमारी जो डिमांड है, हमको कपड़ा पसंद, उतने रुपए जब हो जाते हैं इस तरीके से हम संचय कर लेते हैं, तो वो हम पर्टिकुलर कपड़ा परचेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, मूल जो मुद्रा का है उसका संचय भी संभव हो पाता है, यानी कि मनुष्य उसका स्टोर भी कर सकता है, इसका ये फंक्शन है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं मुद्रा उसमें, और उसके बाद हम मूल्य हस्तांतरण इसी में देखते हैं। ठीक, मूल्य हस्तांतरण मुद्रा विनिमय माध्यम का कार्य करती है। इस मुख्य कार्य के कारण ही मुद्रा का मूल्य हस्तांतरण सर्वोत्तम साधन बन गई है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति जयपुर छोड़कर आगरा बसना चाहता हो तो जयपुर में स्थित मकान, जमीन, अन्य सारा संपत्ति बेचकर आगरा में नई संपत्ति जो है वो क्या कर लेगा, खरीद लेगा। यदि कोई वस्तु इससे महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप इसे समझिए, क्या करिए, इसे समझिए कि कोई व्यक्ति क्या जयपुर छोड़कर आगरा में बसता, तो जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह होगा उसको क्या कर देगा, सेल कर देगा। और फिर जब वो आगरा आएगा तो वो सारी चीज़ें क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। ये किससे पॉसिबल हुआ, मुद्रा के द्वारा ही पॉसिबल हुआ ना। तो इस तरीके से मूल्य का हस्तांतरण हुआ। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ विद्वानों ने कहा है कि मुद्रा के जो कार्य हैं, 4 कार्य हैं, माध्यम, मापक और आधार एवं संचय। ठीक, उसके बाद हम और देखते हैं आकस्मिक कार्य। ठीक, मुद्रा के कौन से कार्य, आकस्मिक कार्य। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के 4 आकस्मिक कार्यों का उल्लेख किया है। एक एक देखते हैं। आय का वितरण, किसी देश में जितना उत्पादन होता है उसमें भूमि, श्रम, पूंजी तथा साहस का सहयोग होता था। प्रत्येक वर्ग को उसके सहयोग का उचित प्रतिफल मिलना चाहिए। मुद्रा में न केवल समस्त राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है बल्कि प्रत्येक वर्ग को उसके योगदान के अनुपात में भुगतान में भी मुद्रा दी जाती है। यहाँ पे क्या कही गई है बात, समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आय का अनुमान ही नहीं लगाया जाता बल्कि प्रत्येक वर्ग को उसके योगदान के अनुपात में भुगतान मुद्रा में ही, किसमें भुगतान जो है वो मुद्रा में ही दिया जाता है। तो इस तरीके से आय का वितरण हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं पूंजी की क्या उत्पादकता। पूंजी की उत्पादकता, यद्यपि पूंजी में अन्य कई तत्वों का समावेश होता है फिर भी मुद्रा पूंजी का सबसे बड़ा आधार है। मुद्रा के द्वारा ही पूंजी
को ऐसी विनियोग में हस्तांतरित किया जा सकता है जहां उसकी उत्पादकता तुलनात्मक रूप से अधिक हो। इससे पूंजी की गतिशीलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है साख का आधार। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों का व्यवसाय साख के आधार पर ही चलता है तथा साख का सृजन बैंकों में जमा राशि के आधार पर किया जाता है जो मुद्रा के रूप में होती है। जमा राशि के कारण ही ग्राहकों का बैंकों पर विश्वास बना रहता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं संपत्ति की तरलता। मुद्रा संपत्ति को तरल रूप में प्रदान करती है, तरल रूप प्रदान करती है, जैसे कि भूमि, भवन, ठीक, मकान, मशीन आदि बेच के बदले में क्या प्राप्त करते हैं? मुद्रा, मनी, जैसे लिक्विडिटी होती है ना, ऐसी चीज़ या ऐसी एसेट्स जिसे कैश में इजीली कन्वर्ट किया जा सके, ठीक, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। और उसके बाद हम आगे देखते हैं मुद्रा के अन्य कार्य, ठीक, कौन से कार्य? अन्य कार्य। इच्छा की वाहक। ग्राहम के मतानुसार है कि मुद्रा संचय का आधार है जिसे प्रत्येक जमा करने वाला इस बात का ध्यान रखता है कि उसे संचित संपत्ति कब काम में लेनी चाहिए। वह संचित मुद्रा का प्रयोग इच्छानुसार कर सकता है। अतः मुद्रा समाज की वर्तमान एवं भविष्य की इच्छाओं की पूर्ति में सहयोग देती है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है भुगतान की स्थिति। भुगतान की स्थिति। किसी फर्म या व्यक्ति के पास मुद्रा रूपी तरल संपत्ति उसकी भुगतान देने की क्षमता की गारंटी होती है। बैंकों के पास यदि ग्राहकों को देने के लिए पर्याप्त रकम नहीं होती है तो वे दिवालिया हो जाते हैं और इस प्रकार मुद्रा इस बात की सूचक है कि कोई संस्था दिवालिया तो नहीं है। समझ गए हैं? ठीक, उसके बाद हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप वीडियो को कंटिन्यू करके देखिए, ठीक। इसमें पूरा फंक्शन बताया गया है, आप इसे देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? आज की वीडियो में फंक्शन देखा, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मुद्रा का कार्य, आज हम लोगों ने इस टॉपिक को क्या किया है? इस टॉपिक को कवर किया है, मुद्रा के कार्य, ठीक। अब जैसे कि आपको एग्ज़ाम में जैसे लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? डालेंगे यहाँ पर मुद्रा के कार्य। क्या डालेंगे? मुद्रा के कार्य डालेंगे, मुद्रा के कार्य, ठीक। अब जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं मुख्य कार्य एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं सहायक कार्य, तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं आकस्मिक कार्य और चौथे नंबर पे लिख सकते हैं अन्य कार्य। और इधर से ऐसे ही बना सकते हैं, कैसे? ऐसे इसके जो पॉइंट है, जैसे कि इसका होगा विनिमय का माध्यम, मूल्य के मापक, इसका जैसे हो गया सहायक कार्य, यहाँ पे डालेंगे ना स्थगित भुगतानों का आधार, ठीक, मूल्य संचय का साधन, मूल्य हस्तांतरण, ठीक। आकस्मिक कार्य भी ऐसे ऐसे करके डाल। तो ये आपका क्या बता रहे हैं क्वेश्चन, अगर ये आए तो आंसर कैसे प्रेजेंटेशन, बहुत कम लोग होते हैं यूट्यूब पे जो आंसर प्रेजेंटेशन बताते हैं, और हम जो बता रहे हैं ना एकदम पूरा क्लियर अच्छे से, अगर आप देख लोगे वीडियो को अच्छे से, जितनी बातें हम कह रहे हैं मान लोगे तो यकीन मानिए मेरा, आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। 80+ आओगे, एबव भी जा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये तो था मुद्रा के कार्य। तो आज के वीडियो में हमने मुद्रा के कार्य के बारे में बताया है कि मुद्रा के मुख्य कार्य होते हैं, सहायक कार्य होते हैं, आकस्मिक कार्य होते हैं। तो आप लोग इसको कि अच्छे से देखिएगा, ठीक। और आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास 1 और क्लास 2 ज़रूर देखें, तभी क्लास 3 देखें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमेशा दूसरों को शेयर करें ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। और आपसे एक बात और कहना चाहेंगे फ्रेंड्स कि ये जो वीडियो है क्लास नंबर 3 है, जैसे कि अब ऑनलाइन क्लास चल ही रही है तो चलेगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखिए और बाकी इसमें मेहनत से लग जाइए। फिर कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक।
ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।